दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज 20 जून और 21 जून 2 दिन के 20 जून और प्लस 21 जून 2 दिन के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए, आज की कम दिख रहा होगा, आप सुन के काम चला लीजिए क्योंकि रात को स्कैन किए हैं, सही से हो नहीं पाया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय के द्वारा 15 जून 2020 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसी पोर्टल का नाम क्या है? सत्यभामा। ये पूछा जा सकता है। सत्यभामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ISPC दोनों के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नाम क्या है? सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया। असल में सत्यभामा की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइस योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्म भारत, ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सत्यभामा की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। असल में पोर्टल का डिजाइन, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा? NIC। इसका डिजाइन, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट तीनों NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अगला, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो ये अनुमति प्रदान करेगा ऑनलाइन सबमिशन की। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल्स अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग, यानी जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है उसका ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही मॉनिटरिंग भी करेगा प्रोजेक्ट की एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ग्रांट्स, और कितना फंड, कितना अनुदान का उपयोगिता के रूप में उपयोग किया गया, इसकी भी अनुमति इस सत्यभामा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो अनुसंधान करता है वो भी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को सबमिट कर सकेंगे एंड फाइनल टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इन द पोर्टल। यानी इस पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में जो अनुसंधान करता है उनकी प्रोग्रेस, प्रगतिशील रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो रिसर्च किए हैं, उसको भेजा जा सकेगा। इससे क्या होगा? तो क्या प्रश्न ये है कि ये यूजर मैनुअल बेस में अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका है आंसर उस रूम में भी यूजर मैनुअल इज आल्सो अवेलेबल होगा, यानी कि यूजर मैनुअल भी अवेलेबल होगा पोर्टल पे। आपको जो पसंद आए वो आप इसमें चूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, जो ये पोर्टल है इसको NGO दर्पण पोर्टल, जो नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग जानते हो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। तो नीति आयोग के द्वारा एक NGO दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसी के साथ इसे इंटीग्रेट भी किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता। अगला है वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया गया। वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है और ये सिकल सेल सोसाइटी के द्वारा लगभग 40 सालों से इसे मनाया जा रहा था, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे पहचान 2008 में मिली और यह पहली बार, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2009 में इसे मनाया गया था। अब बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल में होता क्या है? जो हमारी RBC होती है, RBC की संख्या लगातार कम होती चली जाती, जिससे RBC का आकार अनियमित हो जाता है और ये हंसिया आपने देखा, इस रूम में इनका आकार हो जाता है। और यह जेनेटिक कंडीशन होती है, आनुवंशिक रोग होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें फ्लेक्सिबल ब्लड सेल बिकम, जो फ्लेक्सिबल लोचशील हमारी RBC होती हैं वो स्टिफ टाइट बन जाती और सिकल शेप्ड हंसिया के आकार का ये रूप ले लेती हैं।
तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिकल सेल से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। अगला आइए सिविल सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिविल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो पंजाब सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय 3 मेंबर सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया गया। ये होता क्यों है सिविल सर्विसेज बोर्ड? तो सिविल सर्विसेज बोर्ड IAS अधिकारी जो होते हैं वो हैं, चूँकि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और वो कार्य राज्य सरकार के अंतर्गत कर रहे होते हैं। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार IAS अधिकारी का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, उनकी पोस्टिंग क्या होगी, इसके संबंध में सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया जा सकता है। असल में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को कि वह सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन करे और वही विचार करेगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, इनका ट्रांसफ़र व पोस्टिंग कहाँ व कब होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सिविल सर्विसेज बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत जो चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव होता है, ध्यान दीजिएगा, यही पेज फंसा देगा, कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी दे देगा और आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो यही जो सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है, इसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है, जो राज्य का होगा। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार का सर्वोच्च पद चीफ सेक्रेटरी का होता, तो इसकी सिविल सर्विसेज बोर्ड की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, राज्य के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है। इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव इमेंस का है? वैसे प्लस पॉइंट ये है कि राजनीतिक उद्देश्य से अगर नई सरकार आती है तो IAS अधिकारियों का तबादला करती है, तो इससे उन्हें स्थायित्व कार्य करने के लिए नहीं मिल पाता। तो इससे 2 साल 3 साल के लिए जब एक स्थान पर रहेंगे तो वहाँ के लोगों की ज़रूरत है उसको समझ पाएंगे और अच्छे से योजनाओं का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। वहीं जो सरकारें इसका विरोध कर रही, उनका मानना है कि इससे सरकार के जो विशेष अधिकार हैं उसका हनन होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला, अभी आपने देखा गालवान घाटी में भारत व चीनी सैनिकों के बीच क्या हुई, झड़प हुई, जिससे हमारे 20 सैनिक, जिसमें कर्नल रैंक का एक अधिकारी भी शामिल था, शहीद हो गए। तो अब प्रश्न ये उठा कि हम चीनी माल का क्या, चीनी सामान का बायकॉट करें, बहिष्कार करें। तो प्रश्न ये है कि चीनी माल का बहिष्कार करना क्या इजी है, आसान है? तो इसके संबंध में कुछ हम फैक्ट फिगर की बात कर लेते। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो जितने भी स्मार्टफोन हम अपने यहाँ मार्केट है, टोटल भारत की बात की जा रही, तो मार्केट साइज़ का अगर बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए का है। स्मार्टफोन का मार्केट भारत में 2 लाख करोड़ का है। उनमें से चीनी जो स्मार्टफोन हैं उनका योगदान 72% है। ज़रा सोचिए, 72% चाइना का स्मार्टफोन है। MI वीवो से लेकर के चाइना पूरा स्मार्टफोन से पटा हुआ भारत में है। तो 2 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन जो मार्केट साइज है 2 लाख करोड़ रुपए का है, ये 72% जरूर ध्यान रखिएगा, 72% स्मार्टफोन का है। इसी प्रकार टेलीकॉम इक्विपमेंट यानी टेलीकॉम जो उपकरण हमें ज़रूरत होती है वो चाइना का टोटल भारत के साइज़ का, ये करोड़ वाला मत याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा, परसेंटेज वाला आप रखिएगा। वैसे मार्केट साइज़ देखिए तो ये 12,000 करोड़ रुपए का है टेलीकॉम इक्विपमेंट। परसेंटेज में बात करें तो ये 25% है। वैसे ही ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, ऑटोमोबाइल यानी आप सुनते हो, तो इसका मार्केट साइज 43.1 लाख करोड़ है ऑटो कंपोनेंट का, और इसमें चीन की हिस्सेदारी 26% है। टेलीकॉम इक्विपमेंट 12,000 करोड़ का है, लेकिन चीन की हिस्सेदारी कितने परसेंट बताए, अभी याद कीजिए, आपको बता दिए 25% है। ऑटो कंपोनेंट 43.1 लाख करोड़ का मार्केट साइज है भारत में, लेकिन चीन की हिस्सेदारी 26% है।
इंटरनेट ऐप की बात करें तो ये तो और ही आगे क्रॉस हो गया। 45 करोड़ इसका मार्केट साइज है और चीन की हिस्सेदारी भारत में 66% है। 66% है। आपने अभी देखा कि 52 ऐप को इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्लैक लिस्ट किया, आइडेंटिफाई किया है और कहा जो भी व्यक्ति अपने पर्सनल यूज से इसे यूज करे, पहला तो इसको अनइंस्टॉल कर दे अगर आपके मोबाइल में है, और दूसरा इसमें ड्यू रिकॉर्डर भी शामिल है। तो जितना भी ये चाइना का माल है, अब अपनी प्राइवेसी आपकी भंग होगी तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तो इंटरनेट ऐप्स का 66%, सोचिए 45 करोड़ में से 66% हम चाइना के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पावर, जो आप सोलर पावर के लिए देखते हो, सोलर पैनल मंगाए जाते चाइना से आते हैं, और ये चीन, भारत में 90% आपके सोलर पैनल कहाँ से हम आयात करते हैं? चीन से आयात करते हैं। और इसका मार्केट साइज देखा जाए तो 37,916 मेगावाट। 37,916 मेगावाट में भारत में कैपेसिटी, यानी इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 37,916 मेगावाट है। उनमें से चीन की हिस्सेदारी 90% है। स्टील की बात करें तो 18 से 20% है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी 60% फार्मास्यूटिकल्स में चाइना की है। अब बात ये आई है कि आखिरकार चाइना इतना सस्ता सामान कैसे बना लेता है? तो वहाँ का लेबर बहुत सस्ते, मजदूर श्रमिक सस्ते में उपलब्ध हैं, तो बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं आती। उसके बाद जो रॉ मटेरियल प्रयोग होता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी वहाँ पर सस्ता है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा, वहाँ पर यानी इफ़िशियंट बिजनेस सिस्टम है। वहाँ पर जो सीईओ हैं उनका बहुत ज़्यादा वेतन भत्ता ये सब नहीं मिलता है, वो आपके कम में भी आपका अच्छा काम कर देते हैं। बिजनेस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, देरी नहीं होती, समय से बिजनेस है, फिर यानी कुशल बिजनेस व्यवस्था है। अगला, वहाँ पर अगर आप बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए लोन लेना चाहते हो तो बैंक आपको आसानी से वहाँ लोन दे देती है। दूसरा, वहाँ पर जो भी स्वास्थ्य मानक हैं, सुरक्षा मानक हैं, पर्यावरण संबंधी कानून हैं, उनमें आपकी सख्ती नहीं है, उनका कई बार उल्लंघन भी किया जाता। ऐसा आरोप चीनी कंपनियों पर लगता है। इसके अलावा चाइना में मास प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन एक साथ होता है, और उनमें भी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम वहाँ है, मूल्य, जो कि अब जीएसटी में भारत में अब लागू किया गया। ये व्यवस्था चाइना में बहुत पहले से है। तो ये प्रमुख रीजन थे। इससे क्वेश्चन आपके प्री मेंस में कहीं भी पूछा जा सकता, तो इतने कारक ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें, व्यापार घाटा की, तो 2018-19 का ये डेटा देख लेते हैं। 2018-19 में क्या स्थिति थी? तो इसमें भारत का घाटा है। भारत निर्यात मात्र 16.7 बिलियन का करता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आयात कितना करता है? भारत यानी चाइना से सामान मंगवाता है 70.3 बिलियन यूएस डॉलर का। इस बार के पीसीएसओ और आईएएस प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन आना तय, या तो भूगोल से आ जाएगा, या तो ये डाटा का यूज आप व्यापार घाटे में यूज कर सकते हो, जो ऊपर का डेटा बताए। तो इसका विकल्प हमारे पास क्या है? तो चाइना, एक तो पहला कि हम मेड इन इंडिया करें, मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में ही निर्माण करें, इससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। और कुछ समय के लिए जो चाइना के धुर विरोधी देश हैं, जैसे वियतनाम हो गया, म्यांमार, थाईलैंड हो गया, इन देशों से हम अपना सामान वैकल्पिक तौर पर मंगाएं, जो कि चाइना से पूरी तरीके से बायकॉट करना उचित नहीं होगा। तो ये सब किया जा सकता है, और सबसे अच्छा होगा कि हम अपने देश में ही मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। आगे आइए, न्यूज़ में अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेक्सामेथासोन। तो ये आपका समझ लेते हैं कि डेक्सामेथासोन क्या है और किसके लिए प्रयोग किया जाता। तो डेक्सामेथासोन का प्रयोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में होता है। और बॉडी, हमारे शरीर का अगर कोई भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, और प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, तब इस डेक्सामेथासोन का प्रयोग किया जाता है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका नुकसान भी है, तो ये आपका इन्फ्लामेशन, हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, और टिश्यू डैमेज, ऊतक जो हमारे शरीर में है उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो आइए, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को ये इफेक्ट करता है यानी कम कर देता है, जिससे WBC फंक्शन भी प्रभावित होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड क्या होते हैं? एक प्रकार का हार्मोन होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेरॉइड भी एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। अब आइए, जो कार्डिकोस्टेरॉइड है ये मिमिक कार्टोसोल से नज़दीकी से संबंधित है, और यह हार्मोन प्राकृतिक रूप से एड्रिनल ग्लैंड में, मानव शरीर में, एड्रिनल आप ग्रंथ का नाम सुने हो, मानव शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती, उन्हीं में एड्रिनल ग्रंथि है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मिमिक कार्टिसोल का प्रोडक्शन किया जाता, जो कि एक प्रकार का हार्मोन होता है, और प्राकृतिक रूप से ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है या उत्पादित होता है। आगे देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये आपका पुरी उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाता, और यह फेस्टिवल जो है वो भगवान जगन्नाथ को पूरी तरीके से समर्पित है, और उनकी एक बहन यानी देवी हैं सुभद्रा, और उनके अग्रज का मतलब बड़े भाई हैं एल्डर ब्रदर बालभद्र, इनको समर्पित है। और ये रथ पे बनाया गया है, तो जगन्नाथ रथ है, सुभद्रा रथ है, बालभद्र, 3 प्रकार के रथ हैं। उन रथों का नामकरण भी अलग अलग किया जाता। तो जगन्नाथ रथ को क्या कहा जाता है? नंदी घोष के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। नंदी घोष जगन्नाथ को कहा जाता है। जगन्नाथ के रथ को, भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता, और सुभद्रा के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, और बालभद्र के देवादा लाना कहा जाता है, यानी देवादालन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके 3 आपके यहाँ पर रथ हैं, जगन्नाथ को नंदी घोष, सुभद्रा के रथ को ताल ध्वज, बालभद्र के रथ को देवादालन के नाम से भी जाना जाता है। आगे आइए, अगला जो न्यूज में था एक कोडू मनाल को लेकर के था। असल में एक गांव है, कहाँ? इरोड जिला, और ये इरोड जिला तमिलनाडु में पड़ता है। और यह जो गांव है कोडू मनाल, ये नोयल रिवर के उत्तरी बैंक पर, उत्तरी किनारे पर है, और ये नोयल रिवर जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यह मेगालिथिक कल्चर के रूप में इसकी पहचान मिली है, मध्य पाषाणकालीन इसे स्थल के नाम से जाना जाता। और इसका उल्लेख ध्यान दीजिएगा, पति तुरुपत्ति जो कि संगम साहित्य है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और यह जो गांव की अभी खोज हुई है, यह ट्रेड कम इंडस्ट्री यानी व्यापार सा औद्योगिक सेंटर के रूप में है, जो 5वीं शताब्दी BC से लेकर 1 शताब्दी BC तक ये क्या हुआ यानी उभरा है। इसे इम्पॉर्टेंट साइट के रूप में भी पहचान मिली है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पहचान दी गई है। आगे देख लेते हैं, उर्जित पटेल, इसमें दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। उर्जित पटेल ये RBI के पूर्व गवर्नर थे। इनको हाल ही में चेयरपर्सन बनाया गया है, किसका? NIPFP का। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नाम से जाना जाता, जो कि एक कॉमर्स मंत्रालय, देखिए आप यहाँ क्वेश्चन गलत करवाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यानी क्या है, एक नई दिल्ली आधारित एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अभी हाल ही में उर्जित पटेल को इसका चेयरपर्सन कितने साल के लिए? 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। चेयरमैन की रोल की बात करें तो एडवाइजरी होगा, परामर्शकारी होगा अगर प्राकृत में बात किया जाए, और यानी दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ये जो सलाह दी जाएगी सरकार पर बाइंडिंग नहीं होगी, बाध्यकारी नहीं होगी।
अब बात करें इसकी जो बोर्ड मीटिंग होती है उस साल में कम से कम 3 से 4 बार यानी इसकी मीटिंग होती है। तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला आइए, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसमें कहा गया कि 2020 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उनमें 4% का संकुचन देखने को मिल सकता। तो 4% की गिरावट यानी आपकी श्रिंक करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था श्रिंक कितना करेगी, तो 4% 2020 में करेगी। ये रिपोर्ट कौन बता रही? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कहती है। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो ओवरऑल पूरा का श्रिंक कितना होगा, तो ये 3% होगा, जबकि भारत में 4% होगा। भारत में यानी पोस्ट कोविड इरा में बहुत भयंकर स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न होने वाली है। तो 4% आपकी 2020 में होगा। दक्षिण एशिया ओवरऑल 3% होगा। 2020-21 में ही एशिया की जो वृद्धि दर है वो बहुत कम रहेगी, 0.1% रहने वाली है, जो कि पिछले 6 दशकों में सबसे कम होगी। ऐसी स्थिति 1961 में देखने को मिली थी। तो एशिया में वृद्धि दर पूछा जाए तो 0.1% रहेगी, जो कि पिछले 6 दशकों में सबसे कम होगी। अगर पूर्वी एशिया की बात करें तो 2020-21 में पूर्वी एशिया में ग्रोथ रेट कितना 1.3% रहने वाली, जबकि चाइना में ये 1.8% रहेगी। यानी पूर्वी एशिया से चाइना अधिक सकारात्मक पॉजिटिव ग्रोथ रेट दर्ज करेगा। तो पूर्वी एशिया में 1.3%, जबकि 2020-21 में चाइना में 1.8% रहने वाली है। जबकि पूरे एशिया में बात करें तो 0.1%। संकुचन इंडिया में 4% होगा, जबकि दक्षिण एशिया में 3% का संकुचन देखने को मिलेगा। अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, जिनमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये सब देश आते हैं, इनमें 2.7% श्रंक यानी संकुचन देखने को मिल सकता है। अगला आपका ये चर्चा में था क्लारा एंड द सन। असल में एक उपन्यास है, इनका नाम ये असल में जापान के हैं, काजुओ इशिगुरो, इनका नाम जरूर आप सुने होंगे। तो क्लारा एंड द सन उपन्यास नावल जो लिखा गया, एक काजुओ इशिगुरो, ये आपके जापान के साहित्यकार हैं और ये 2021 में प्रकाशित होगा। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज में था ये मीसियस को लेकर के था। तो मीसियस क्वांटम सैटेलाइट का प्रयोग कर विश्व में पहली बार हुआ कि क्वांटम इंटेंगलमेंट पर आधारित लंबी दूरी के बीच क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अब एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को दूसरे किस नाम से जाना जाता, तो इसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। असल में सुरक्षित संचार, हमारा कम्युनिकेशन सुरक्षित हो तो सुरक्षित यानी सेफ कम्युनिकेशन के लिए, सुरक्षित संचार के लिए सिमेट्रिक इनकोडेड की के वितरण को सुरक्षित करने की एक प्रकार की तकनीक है और इनक्रिप्टेड फॉर्म में कूटबद्ध रूप में आ जाता, जिससे कि हम पता नहीं लगा पाते। और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो फोटॉन पार्टिकल के रूप में होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, फोटॉन यानी पार्टिकल या कण के रूप में होता है। और अब बात करें अगर मीसियस की, तो यह विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह था, जिसे 2016 में किसके द्वारा? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। जब लॉन्च किया गया था तो 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसका नामकरण चीन के एक दार्शनिक हुए मोजी के नाम पर इसका मीसियस नाम रखा गया है। आइए अगला देख लेते हैं। 21 जून 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार यानी इसी को एनुलर कहा जाता है, एनुलर सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। तो ये आपका 21 जून को उत्तरी भारत में, इसके पहले हालांकि 2019 में 26 दिसंबर 2019 में दक्षिण भारत में वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा गया था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उत्तरी भारत में 21 जून 2020 को कैसा वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। और यह एरीज के द्वारा इसका क्या किया गया? सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया गया। तो ध्यान दीजिएगा। अब बात आई है एरीज की, तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका फुल फॉर्म
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करें तो 2020 का यह पहला सूर्य ग्रहण है जो अभी देखा गया। इसके पहले हमने बताया कि 26 दिसंबर 2019 को दक्षिण भारत में दिखाई दिया था। अगला जो वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा ये 21 मई जून के पहले यानी 21 मई 2031 को ये दिखाई देगा। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि 21 मई 2031 को दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण में होता क्या है कि यहाँ सन है, ये मून है, ये आपका अर्थ है, तो पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिससे ध्यान दीजिएगा इस चंद्रमा की परछाई इस सूर्य पर आपतित होती है और इसका एक पार्ट क्या होता है, धुंधला सा दिखाई देता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता, जिससे कि सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं आ पाता, तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता। ये आपका सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अमावस्या को ही हो, ये ध्यान रखिएगा। हर अमावस्या को ज़रूरी नहीं कि सूर्य ग्रहण होगा ही। चंद्र ग्रहण में क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है, जिससे पृथ्वी की परछाई सूर्य पर आपतित होती और चंद्रमा पर क्या होता है, यानी सूर्य के ध्यान दीजिएगा यहाँ अगला कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ मून है, यहाँ पृथ्वी आ गई और यहाँ सन है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आपतित होता और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर आपतित होती। चंद्रमा का एक भाग धुंधला सा दिखाई देता, उसी को लूनर या चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। और ये चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, ये हमेशा यानी पूर्णिमा को होता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता। क्यों? क्योंकि आपका जब पृथ्वी पर पूरा प्रकाश आपतित होगा, उसकी परछाई चंद्रमा पर जाएगी, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पर यानी क्या फुल चांद आपको दिखाई देता है। पूर्णिमा का मतलब हुआ यानी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, यानी पृथ्वी पर पूरा आपका प्रकाश आता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य स्थित है, सूर्य कहीं नहीं आता, यहाँ अर्थ और चंद्रमा के आने जाने से ये स्थिति होती। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। एक को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता, दूसरे को वलयाकार या एनुलर सोलर इक्लिप्स या इसी को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता, और तीसरा टोटल सोलर इक्लिप्स या इसी को कहा जाता है टोटल का मतलब यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता। तो पार्शियल का मतलब हुआ कि जब आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण होता है, यानी सूर्य का कुछ हिस्सा धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसी को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता। और जब सूर्य का पूरा भाग यानी दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है, तो उसी को टोटल यानी पूरा सूर्य ग्रहण कहा जाता। और जब आप ध्यान दीजिएगा, जो एनुलर सोलर इक्लिप्स होता, वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है, इसमें सूर्य के किनारे, मान लो ये सूर्य है तो इसमें इतना छोटा इसमें किनारे पर, चूंकि इसमें जो चंद्रमा का आकार इतना छोटा हो जाता कि इससे जो प्रकाश होता, ये अग्नि वलय के रूप में आपका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा सूर्य का, ध्यान दीजिएगा, एक किनारा बिल्कुल आग के जलते हुए गोले के समान नजर आता है, तो इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता, या इसी को वलयाकार सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। इसके अलावा हर साल आप देखते हो कि 20 जून को, ध्यान दीजिएगा, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे या इसी को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में कहा जाता है। इसमें विश्व शरणार्थी दिवस को कब मनाया जाता, तो विश्व शरणार्थी दिवस को कब, तो 20 जून को हर साल मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो प्रताड़ना का शिकार हुए हैं या हिंसा या एक और स्थिति होती संघर्ष, इनके कारण जो अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हीं को शरणार्थी के नाम से जाना जाता। तो 2020 की जो शरणार्थी दिवस की थीम रखी गई है, एवरी एक्शन काउंट्स, ये ध्यान रखिएगा, ये थीम रखी गई है। अगला हेग बैजर को लेकर के न्यूज थी। हेग बैजर की न्यूज क्या है कि अभी त्रिपुरा में इनकी संख्या देखी गई है, पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में इनकी संख्या देखी गई है, हेग बैजर, और इसे सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
नाम ध्यान रखिएगा सिपाही जला। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य में इसको ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ पर इसको स्थानांतरित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर हेग बाइजर की बात करें तो यह सुअर और भालू दोनों की विशेषताएं अपने में समाहित करता है और यह फल के साथ साथ जानवरों को भी खा लेता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में बात करें तो वल्नरेबल कैटेगरी में इसे रखा गया। इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम आर्कटोनिक्स कोलारिस है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? आर्कटोनिस कोलासिस है इसका नाम। ध्यान दीजिएगा, कोलाकस है, कोलाकस लिखा है तो ये कोलाकस है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला जो न्यूज में था, यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, तो हम समझ लेते ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ऑक्सीडेशन मतलब हुआ ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना, और उसके बाद ग्रेट महान इवेंट घटना। तो ऐसी एक घटना पृथ्वी पर घटित हुई जिसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनी। तो आप जानते हो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, फिर धीरे धीरे वो संचित होती गई। तो मेंटल से ये इसमें बताया गया ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट में कि मेंटल जो आपका ये पृथ्वी है, एक बार फिर से बनाते हैं, ये आपका पृथ्वी है तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, इसके नीचे वाला मेंटल कहलाता है और इसके नीचे वाला हिस्सा कोर कहलाता है। तो इस मेंटल वाले हिस्से से क्या होता, यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इस ज्वालामुखी के उद्गार से वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है जीवन के विकास, वायुमंडल व जीवन के विकास दोनों की दशाएं या दोनों घटनाएं प्रभावित होती हैं। तो इसमें कहा गया सबसे ज़्यादा आज से लगभग साइनोबैक्टीरिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का क्या हुआ, स्राव हुआ। और ये 2.3 अरब वर्ष पहले की बात है। उस समय ये मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश की शैवाल या जीव के रूप में स्थापित थे। तो इसी घटना को क्या नाम दिया गया, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का नाम दिया गया, जिससे कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में अस्तित्व में आई। अगला देखिएगा, नरबिलिया सिंगापोरेंसिस। नरबिलिया सिंगापोरेंसिस असल में आर्किड की, ध्यान दीजिएगा, ये आर्किड की एक नई प्रजाति खोज की गई। नाम से यहाँ सिंगापुर लग रहा, तो सिंगापुर के बुकिट तिमाह नेचर रिजर्व में इसकी खोज की गई है। सिंगापुर के बुकिट तिमाह नेचर रिजर्व में इसकी खोज की गई है। नरबिलिया ग्रुप की प्रजातियों को सिंगापुर में एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त प्राय मान लिया गया था, क्योंकि इसे अंतिम बार 1889 में देखा गया था। एक बार फिर से ये अस्तित्व में आई है। आगे आइए, 21 जून 2020 को हर साल आप जानते ही योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, योगा दिवस के रूप में हर साल 21 जून को मनाया जाता, तो इस बार भी मनाया गया। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 2015 में पहली बार मनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा योग दिवस को। उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब हुई थी, तो ये 2014 में उद्घोषणा हुई थी और 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों में से 177 देशों ने भारत का समर्थन किया था। अगर 2020 की थीम की बात करें तो योगा एट होम, योगा विद फैमिली, यानी घर पर योगा, परिवार के साथ योगा, इस बार की थीम है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्त, न्यूली नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ऑफ सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है सिडबी, तो सिडबी के अभी नए जो डायरेक्टर नामित हुए देवेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया और ये राम मोहन मिश्रा का क्या लेंगे, स्थान लेंगे। और आपको बताते चले, जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सिडबी अभी हाल ही में यह औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय फंडिंग का काम करती है। अभी आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको प्रदान किए जाएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा महुआ
यानी आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को, जिसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सिडबी को बनाया गया है। इसी के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर हुआ। तो ये वहाँ ऐड कर लीजिएगा पीछे जो डिस्कशन किए थे। आगे आइए, मास्क डे जो वन लाइनर टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं। तो 18 जून को मनाया गया और भारत में कर्नाटक सरकार ने मास्क डे को 18 जून को मनाया है। कर्नाटक के अन्य विशेषताओं के बारे में पहले हम पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो पिछले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आइए 75वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा जनरल असेंबली है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो ओलकन बोजकिर को बनाया गया है। किसको बनाया गया? ओलकन बोजकिर को बनाया गया है। ओलकन बोजकिर को बनाया गया और ये पहले तुर्की व्यक्ति हैं, पहले तुर्की का मतलब यानी तुर्की के डिप्लोमेट हैं जिनको पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष यानी 75वीं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। इनको 178 वोट प्राप्त हुए और सीक्रेट बैलेट के आधार पर वोटिंग होती है। महासचिव कौन है? तो आप जानते हो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस को क्या किया गया? महासचिव बनाया गया। और अभी एक करंट में था कि अस्थायी सदस्यों में 2020 व 21 के लिए अगले 2 सालों के लिए भारत को चुना गया है। तो भारत को आपने देखा कि काफ़ी 193 में से 182 सीटें भारत को प्राप्त हुई हैं, वोट प्राप्त हुए हैं, सीटें नहीं वोट प्राप्त हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, कोविड केयर होम्स की स्थापना की शुरुआत किस उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई? तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, यानी ब्रिटेन की सरकार या यूके की सरकार के द्वारा नस्ली हिंसा व असमानता इनइक्वलिटी व जो नस्ली हिंसा होती है इससे निपटने के लिए आयोग के गठन की उद्घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, कौन ऐसा आयोग बनाएगा जो नस्ली हिंसा व असमानता से निपटने के लिए? क्योंकि आपने अभी देखा फ्लॉयड जॉर्ज की हत्या हुई, तो उसी के बाद एक काफ़ी आंदोलन तीव्र हो गया। तो उसी में ब्रिटेन की सरकार भी सामने आई और ब्रिटेन सरकार या यूके सरकार के द्वारा आयोग के गठन की उद्घोषणा कर दी गई। अगला, 4th एशियन पैरा गेम्स जो होंगे उसके अनाउंसमेंट हो गया है। वो 2021 में कहाँ होंगे? बहरीन में आयोजित किए जाएंगे, बहरीन में आयोजित किए जाएंगे। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। एक और लास्ट आपका बता देते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाला कोई कार्यक्रम बन गया है तो मनरेगा बन गया। भारत में भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रोजगार मनरेगा के अंतर्गत यानी क्या किए गए, यानी सृजित किए गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपका करंट आज का यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।